हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अब तक बोहर के कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, बोहर मॉडल ऑफ एटम में। आज हम उसके आगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या होती है, उसका साइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के जो पास वाली ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम होती है, उससे आगे वाली ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, उससे आगे वाली ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होता है उतना उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, और जितना पास होता है न्यूक्लियस के उतना एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही होती है जो उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है, उस शेल की एनर्जी होती है, उस बोहर ऑर्बिट की एनर्जी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन दैट लाइज क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज ऑफ लेसर एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में उसकी एनर्जी कम है, जो दूर है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी बताई गई है एंड गिवन ए वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 बाई कन्वेंशन। और वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो क्या बताया गया है, 0 बताया गया है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे कंटिन्यू इनफाइनाइट पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बच्चों, वहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक। अब इसका मतलब वो भी 0 होगी। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो भी कितनी है, 0 है। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा टूवर्ड्स एटम या टूवर्ड्स शेल, तो शेल में तो एनर्जी कम है, बाहर ज़्यादा है, तो वो एनर्जी को रिलीज करता हुआ चलेगा, लॉस करता हुआ चलेगा। क्लियर। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब 0 तो उसकी पहली थी, अब 0 से भी कम हो गई यहाँ पे ऑर्बिट में पहुँचने पे, यहाँ पे और भी कम हो गई, यहाँ पे और भी कम हो गई, तो 0 से कम वैल्यू फिर माइनस में आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एनर्जी बचती है, चाहे इस ऑर्बिट में हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, किसी भी एनर्जी लेवल में हो, किसी भी बोहर ऑर्बिट में हो, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो उसकी एनर्जी निगेटिव में होती है बाई कन्वेंशन। दिस मीन्स द इलेक्ट्रॉन विल नाउ बी लेफ्ट आउट विथ ए निगेटिव टोटल एनर्जी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिट्स में जो भी एनर्जी बची है, टोटल एनर्जी, वो निगेटिव एनर्जी बची हुई है। लेफ्ट आउट बची हुई एनर्जी क्या है, निगेटिव है, क्योंकि इनफाइनाइट पे 0 थी। इनफाइनाइट से इधर आएगा तो एनर्जी कम होगी, कम होने का मतलब माइनस होगा, जो एक्सेस एनर्जी वो रिलीज करता हुआ जाएगा। अब इसके बाद हम सबको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो 2 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और आपने जो ये बात किया है ये टोटल एनर्जी की बात किया है। दिस मीन्स द इलेक्ट्रॉन विल नाउ बी लेफ्ट आउट विथ ए निगेटिव टोटल एनर्जी वैल्यू। ये टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव है। ठीक। और टोटल एनर्जी 2 एनर्जी का सम है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। मास निगेटिव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड निगेटिव नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक। अब वो टोटल जो निगेटिव एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो निगेटिव है, उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। आउट ऑफ दिस निगेटिव टोटल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन यूजेस ए पार्ट ऑफ इट फॉर काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेशन। इस टोटल निगेटिव एनर्जी की जो वैल्यू है उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी में यूज करता है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। टोटल एनर्जी जो है 2 तरह की एनर्जी का सम है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, ये सम है। अब पोटेंशियल एनर्जी
अब क्योंकि हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन टोटल एनर्जी निगेटिव है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, क्योंकि माइनस और प्लस जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट होता है और साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, इसमें वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो कि आंसर माइनस में है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव में और काइनेटिक एनर्जी से उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो निगेटिव बाय कन्वेंशन एंड इज द एनर्जी possessed by the electron by virtue of its position या कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन के अराउंड न्यूक्लियस के, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये न्यूक्लियस के अराउंड बाय कन्वेंशन पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव बताया गया है। निगेटिव कैसे है पोटेंशियल एनर्जी, हम आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी प्रूव करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी कैसे पॉजिटिव है। सबसे पहले हम लोग 1 by 1 एनर्जी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है। याद करो बच्चों, लास्ट टाइम पे मैंने रिलेशन बताया था kZe²/r² = mv²/r। ये रिलेशन में एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ कैसे आया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है, बिना इनसाइड गिरे हुए, बिना आउटसाइड गिरे हुए। तो साइंटिस्टों का कहना है कि जितना अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उतना ही आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। तो mv²/r के बराबर आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अब ये mv²/r आउटवर्ड हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे है। यहाँ पे दो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। तो kZe²/r² जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर एंड इट इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड एंड एट इक्विलिब्रियम बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो नेट फोर्स कैंसिल आउट, net force becomes zero and electron revolve around the nucleus into respective orbit without collapsing into the nucleus or outside. Clear? तो यहाँ से देखो, हम mv²/r था, इसको हम नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये mv²/2, सॉरी पहले r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और 2 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ तो होगा mv²/2 और mv²/2 दैट इज हाफ mv², और इधर क्या होगा kZe²/2r, kZe²/2r, और ये है हाफ mv²/r को, हाफ mv² को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस kZe²/2r भी है। क्लियर? प्लस kZe²/2r, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका भी आपको साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ही देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? कहीं पे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब आगे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी बाय साइन कन्वेंशन माइनस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है और उस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक, वो डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू डिस्टेंस, माइनस फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है kZe²/r², kZe²/r², और डिस्टेंस भी क्या है, r ही है। तो r से r कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस kZe²/r। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या आ गई, माइनस kZe²/r आ गई। माइनस kZe²/r, के की वैल्यू याद होगा आपको, 9 × 10⁹। क्लियर? Z है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड R है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नाउ टोटल एनर्जी वी कैन कैलकुलेट। द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है प्लस kZe²/2r और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस kZe²/r।
इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, इधर 2 है नीचे, इधर 2 नहीं है। अब इसको 2 लाना है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो काम नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे, तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया -2kz² ये हो गया +kz²/2r। तो 2kz²/2r से 1kz²/2r सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टोटल एनर्जी -kz²/2r। क्या हो जाएगा? -kz²/2r। ये हो गया टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -kz²/r है। एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -kz²/r है। अब अगर आप याद करो, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? +kz²/2r। टोटल एनर्जी क्या है? -kz²/2r। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी निगेटिव, लेकिन दोनों का साइन क्या है? सेम है। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? दोनों का साइन तो एक का माइनस एक का प्लस है, तो साइन तो लेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मॉड किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की। तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। 2 टाइम्स मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो kz²/r हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन आ गया? 2 टाइम्स मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के मॉड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का मॉड टोटल एनर्जी के मॉड के इक्वल है। ठीक, अब यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर हम सभी टोटल एनर्जी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला अगर हम पुट कर दें तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -2π² m k² z² e⁴/n²h²। ये कैसे आया? यहाँ पे जिस ऑर्बिट की हमें टोटल एनर्जी लिखना है उस ऑर्बिट की हमें रेडियस भी लिखना पड़ेगा। और उस रेडियस का फार्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या बताया था? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n²h²/4π² m k z²। तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे n²h² तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्लियर सॉल्व होने के बाद -2π² m k² z² e⁴/n²h² आ जाएगा। ये कैसे आया है? सब्सटीट्यूटिंग r इक्वल्स टू n²h²/4π² m k z²। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं बच्चों, यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट हैं, यहाँ पे z वेरिएबल है और नंबर ऑफ ऑर्बिट वेरिएबल होगी। क्यों? z डिपेंड करेगा एलिमेंट पे, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, n किस ऑर्बिट की बात हो रही है। तो z और n को छोड़ दिया जाए तो h भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देने के बाद हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -1312 इंटू z²/n² इन किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी किलो जूल पर मोल मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। सेकेंड है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -313.6 z²/n²। इट इज़ द एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल है। क्लियर? ये है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है -13.6 इंटू z²/n²। z atomic number of element and number of orbit in which we want to find the total energy of electron and it is in electron volt per atom। ये पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। क्लियर? कहीं पे कोई दिक्कत? तो ये एनर्जी के तीनों फार्मूले आप याद रखना।
एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, -313.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हम अगर हाइड्रोजन की बात करें, क्लियर, तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑर्बिट भी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर दैट इज 1 पॉइंट इंटू -13.6 दैट इज -13.6। तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर एटम होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो -13.6 को हम लोग बोल सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। क्लियर। अब बच्चों इसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, क्योंकि ये सारे फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, अगर हमें फार्मूले नहीं याद होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हम एक बार फिर से वो रिलेशन लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है के जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो गया के जेड स्क्वायर अपान एम आर, वी स्क्वायर क्या हो गया के जेड स्क्वायर अपान एम आर हो गया। यहाँ से वी इक्वल्स टू क्या होगा के जेड स्क्वायर अपान एम इंटू आर। अब हम सबको पता है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हर डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट होती है। जैसे हम रोड पे चलते हैं और कहीं पे रोड पे इमीडिएटली टर्न है तो वहाँ पे हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है, कहीं पे टर्न लॉन्ग है स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है, कहीं पे टर्न और लॉन्ग है तो स्पीड और ज़्यादा होती है। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना ऑर्बिट छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, जितना ऑर्बिट बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब वेलोसिटी डिपेंड करती है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पे। तो अगर इस फार्मूले में हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पुट कर दें और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला अभी मैंने बताया था n स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद एम से एम कैंसिल हो गया और इसके बाद सॉल्व करने के बाद अब इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला इसका रूट आएगा, रूट लेने के बाद आ गया 2 पाई के जेड स्क्वायर अपान एन एच, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपान एन एच। पाई कांस्टेंट है, के 9 इंटू 10⁹ कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है। ये जब सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे सिर्फ जेड और एन को छोड़ दोगे बिकॉज जेड एंड एन आर वेरिएबल टर्म। जेड इज एटॉमिक नंबर एंड एन नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर पुटिंग ऑल द कांस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट कम 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाई एन, ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये अगर मीटर पर सेकंड में आपको लिखना है तो 2.188 इंटू 10⁶ लिख लोगे, 10⁶ इंटू जेड बाई एन ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट आ गई आपकी 2.188 इंटू 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करना है तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 ऑर्बिट 1/1 इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ electron present, speed of electron present in hydrogen atom. Okay, I repeat, this is the value of speed of electron present in hydrogen atom. अब इसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन की हमने टोटल एनर्जी फाइंड कर लिया है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फाइंड कर लिया है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई nth ऑर्बिट में, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग उस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं कि एक कंप्लीट ऑर्बिट के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन ए बोहर ऑर्बिट। एक बोहर ऑर्बिट को कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का अपना पुराना फार्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी डिस्टेंस है और क्या स्पीड है। डिस्टेंस एक्चुअली वो सर्कुलर ऑर्बिट है, वैसे तो इलिप्टिकल होती है लेकिन हम सर्कुलर मानते हैं। तो डिस्टेंस किसी भी सर्किल की डिस्टेंस क्या होती है 2 पाई आर, या उसकी सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर।
स्पीड उस इलेक्ट्रॉन की। अब रेडियस जिस ऑर्बिट में है, हर ऑर्बिट की रेडियस डिफरेंट है, तो आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला यूज करना है, और उस ऑर्बिट में क्या स्पीड है इलेक्ट्रॉन की उसका आपको फार्मूला यूज करना है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अभी मैंने बताया था क्या फार्मूला होता है, n²h²/4π²m kz², और Vn वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, अभी भी फार्मूला आया था, क्या आया था, 2π kz²/nh। इनकी जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n³/z² इंटू n³/z²। n³ नंबर ऑफ ऑर्बिट है, z है एटॉमिक नंबर है, T0 आप इसको T0 भी कह सकते हो, या इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, बिकॉज फॉर हाइड्रोजन एटम n=1 एंड z=1, 1³/1², 1/1 that is 1 into something, therefore this is the time period of electron present in hydrogen atom। क्लियर। यहाँ पे आप T0 TH लिख सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन ये TH की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 1.52 इंटू 10⁻⁻16, 1.52 इंटू 10⁻⁻16, और ये टाइम पीरियड बच्चों सेकेंड में है। क्लियर। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकेंड जितने रिवॉल्यूशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट 1 टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट 1 टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट। तो इसका 1 लोगे तो 1.52 इंटू 10⁻⁻16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0.657 इंटू 10⁻+16, 0.657 इंटू 10⁻+16 हो जाएगा, इंटू अब ये हो गया है यहाँ पे z²/n³, z²/n³। अब अगर हाइड्रोजन में हम टाइम पीरियड की बात करें, सॉरी फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो हाइड्रोजन में z1 है 1 का स्क्वायर 1, n1 है 1 का क्यूब 1, 1/1 इंटू समथिंग। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। क्लियर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। तो आज बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड का 2 टाइम जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, टोटल एनर्जी निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। इसके बाद हम एनर्जी हमने फाइंड किया किलो जूल पर मोल में -1312 z²/n², -313.6 z²/n² किलो कैलोरी पर मोल, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया। वेलोसिटी आ गई आपकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 2.188 इंटू 10⁻8 z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड आपका आ गया 1.52 इंटू 10⁻16 n³/z²। सेकेंड में फ्रीक्वेंसी 0.657 इंटू 10⁻16 z²/n³। तो बच्चों ये बोहर मॉडल के कुछ पॉइंट्स जो न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन फार्मूलों पे सब पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इन फार्मूलों का डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेना, इन फार्मूलों को याद कर लेना सही से। इन पे न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना इनफ है, इनको आप सही से तैयार कर लो। इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू, वेरी गुड।